हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडुफॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट डी फॉर्म सेकंड ईयर का ये सब्जेक्ट है। इसमें टॉपिक 6 हमारा सेल्स प्रमोशन अभी कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे टॉपिक 7 रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, इवोल्यूशन एंड कंपनसेशन टू द फार्मासिस्ट। इसमें हम आज बात करेंगे, इसको 4 हिस्सों में हमने बांटा है, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, इवोल्यूशन और कंपनसेशन टू द फार्मासिस्ट। तो आज हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट की यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले तो जैसे ही कोई व्यक्ति फार्मेसी कंप्लीट करता है, या तो वो डी फॉर्म करे, बी फॉर्म करे, एम फॉर्म करे, पीएचडी जो भी उसका रहे, यदि उसको फार्मासिस्ट बनना है तो जनरली मैक्सिमम लोग डी फॉर्म के बाद फार्मासिस्ट के लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपने जैसे ही फार्मेसी किया, यानी डी फॉर्म या बी फॉर्म किया, और उसके बाद आपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में हमारा अपना रजिस्ट्रेशन कराया। अब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है फार्मासिस्ट, एज ए फार्मासिस्ट जॉब करने का। तो कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, ईएसआई डिस्पेंसरी हो गई, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर गवर्नमेंट के जितने हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम में एज ए फार्मासिस्ट आप काम कर सकते हो। दूसरे इंस्टीट्यूट हैं जैसे रेलवे हो गया, आर्मी हो गया, या जितने गवर्नमेंट है, भेल हो गया, तो गवर्नमेंट की जो फैक्ट्रीज हैं उसमें भी आपको, एसबीआई बैंक्स हो गई, उनमें आप एज ए फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हो, वहाँ वैकेंसी निकलती है। उसके अलावा आप फार्मासिस्ट काम कहाँ कर सकते हो? एज ए सेल्समैन इन मेडिकल स्टोर कर सकते हैं। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के रूप में फार्मास्यूटिकल फर्म्स में व्यक्ति काम कर सकता है। तो इन सब जॉब के लिए रिक्रूट करना एक फार्मासिस्ट को, उसी के बारे में आज हम बात करें, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। ठीक है, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रिक्वायर्ड पर्सनल एंड स्टिमुलेटिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? रिक्रूट करना है, जॉब देना है किन लोगों को? जो व्यक्ति, जो रिक्वायर्ड पर्सन है कंपनी को, और उस पर्टिकुलर फार्मासिस्ट की बात है तो को फार्मासिस्ट को जॉब देना, रिक्रूट करना, उसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी गवर्नमेंट के लिए रिक्रूट करती है। और यदि हम सेल्समैन की बात करें, जॉब है सेल्समैन की, यदि बात करें मेडिकल स्टोर के लिए, तो मेडिकल स्टोर का ओनर या उसका जो मैनेजर है, या फार्मास्यूटिकल फर्म का जो सेल्स मैनेजर है, वो रिक्रूट करता है। 2 तरह की प्रोसीजर होती है आपके पास, सोर्स, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स, जिससे हम रिक्रूटमेंट होती है। इंटरनल सोर्स में क्या होता है, आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति, यदि किसी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, तो उसी में जो व्यक्ति जॉब करता है उससे ही बोला जाएगा कि भाई हमारे यहाँ वैकेंसी, कोई व्यक्ति अपना दोस्त या कोई लेके आओ। तो वो व्यक्ति अपने फ्रेंड सर्कल में बताएगा और वहां से इंटरनल रिक्रूटमेंट हो जाएगा। गवर्नमेंट एजेंसी में ये नहीं होता। गवर्नमेंट एजेंसी में वैकेंसी निकलती है, उसके बाद आप फॉर्म फिल करते हैं और फिर इंटरव्यू वगैरह की प्रोसेस रहती है, वो होता है। लेकिन इंटरनल जनरली प्राइवेट नर्सिंग होम में ये क्या होता है कि कोई छोड़ के गया जॉब और वैकेंसी भी फार्मासिस्ट की, तो वो अपने दोस्त को बताएगा या अपने रिश्तेदार को बताएगा जिसने फार्मेसी कर रखा, उसको बोलेगा यहाँ आ जा। तो एक सबसे, इसमें कोई एक्सपेंस आपका नहीं हुआ। दूसरा हो गया आपका एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स में आप क्या करेंगे कि बाहर का जो सोर्स है, कोई व्यक्ति पहले से जॉब करा हुआ है, कहीं पे जॉब कर रहा है किसी हॉस्पिटल में, उसको हायर पैकेज से यहाँ लेके आएंगे, या उसका एक्सपीरियंस किसी मार्केटिंग में है तो फिर मार्केटिंग में आप यहाँ लेके आएंगे। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट की मेथड की यदि बात करें तो एक रिक्रूटमेंट की मेथड 3 तरह की होती है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और थर्ड पार्टी मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपने देखा होगा कि कैंपस सिलेक्शन की बात करते हैं कि कैंपस सिलेक्शन होता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होगा, आपका जो नर्सिंग होम है, आपका जो हॉस्पिटल है, या फार्मास्यूटिकल फर्म है, जो कंपनी है, वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए या फिर इंडस्ट्री में जॉब के लिए आपका रिक्रूटमेंट कर रही है, तो वो क्या करेगी, आपका जो प्लेसमेंट सेल है कॉलेज की, उससे डिस्कस करेगी, और कॉलेज में कंपनी आएगी, उस ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो सिलेक्शन होता है उसमें डायरेक्ट जो टीम रहेगी आपकी कंपनी की, फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो एक टीम रहेगी, वो कॉलेज में प्लेसमेंट सेल से बात करेगी। प्लेसमेंट सेल्स के बाद बात करने के बाद वो कॉलेज में ही इंटरव्यू अरेंज करेगी और वहां से रिक्रूट करेगी। तो जो फार्मासिस्ट उसको चाहिए वो वहां से लेके चले जाएगी, जो उसके डिजायर कैंडिडेट होंगे। तो ये डायरेक्ट मेथड हो गई। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, एडवर्टीजमेंट होता है। कैसे? न्यूज़पेपर में, मैगजीन या जर्नल्स में। इसमें आप एड देंगे कि इस संडे या आज से 7 दिन बाद या 15 दिन बाद इंटरव्यू है, रिज्यूम आप बुलाएंगे, मेल आईडी देंगे, फिर ये सब चीजें होंगी, तो वो आपके पास मेल होगा, या फिर किसी पर्टिकुलर एक संडे को, जैसे मानने के लिए किसी दिन भोपाल में, किसी दिन इंदौर में, किसी दिन पुणे में, किसी दिन ग्वालियर में इंटरव्यू है, तो ये एड निकाल दिया। एड निकालने के बाद आप वहाँ
इंटरव्यू अरेंज करेंगे, वहाँ से सब लोग आएंगे इस पेपर के थ्रू या इस मेल के थ्रू आपको मेल करेंगे, उसके बाद आपसे मिल जाएंगे, वहाँ पर इंटरव्यू हो गया। तो ये इनडायरेक्ट मेथड हो गई, कैसे? न्यूज़पेपर, मैगजीन और जनरल से आपने करा। थर्ड पार्टी मेथड, थर्ड पार्टी मेथड जनरली ये कहाँ यूज होती है? ये मैक्सिमम यूज होती है जब फार्मास्यूटिकल प्लांट में जब जॉब रहती है। आप मार्केटिंग की जॉब करेंगे तो न्यूज़पेपर और मैगजीन में बहुत निकलेगी, लेकिन यदि इसकी बात करेंगे तो आपकी जो इंडस्ट्री में जॉब होती है, प्लांट्स में जो जॉब होती है, वो मेनली थर्ड पार्टी के थ्रू देते हैं। वो देते हैं कि जैसे कोई प्राइवेट एजेंसीज है, वो अपने पास रिज्यूम्स रखती हैं और फिर वो कंसल्टेंसी जिसको हम बोलते हैं, वो कंसल्टेंट करते हैं। कंसल्टिंग फर्म या रिक्रूटमेंट फर्म या मैनेजिंग फर्म जो रहती है, वो अपने पास रिज्यूम्स रखती है और हर कंपनियों के कॉन्टेक्ट रखती है एचआर के। तो वो उसके थ्रू जो रिक्रूट होते हैं उसको बोलते हैं हम थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट। अब सिलेक्शन ऑफ ए फार्मासिस्ट, अब यदि फार्मासिस्ट का सिलेक्शन हो रहा है तो किस बात को ध्यान में रखकर हो रहा है? ठीक है, एक बहुत बढ़िया प्रोसीजर रहती है, वेल ऑर्गेनाइज प्रोसेस रहती है। उस प्रोसेस में आपकी 7 स्टेप हम बात करते हैं। स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन इंटरव्यू, फिजिकल एग्जामिनेशन, रेफरेंस चेक और फाइनल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। ये 7 तरह की प्रोसीजर से एक इंटरव्यू में आपको गुजरना पड़ता है। स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन में क्या होता है? हमने एक अखबार में एड दिया या हमने किसी मैगजीन्स में ऐड दिया और बोला 7 दिन या 15 दिन में आप अपने रिज्यूमे हमको भेजो। अब रिज्यूमे व्यक्ति ने भेज दिया, इसके बाद क्या होता है? कभी कभी हम डिजायर क्वालिफिकेशन बोलते हैं कि हमको डी फार्मा ही चाहिए या बी फार्मा भी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि एम फार्म वाले भी भेज देते हैं या कोई बीएससी वाले भी भेजते देते हैं। तो हम देखते हैं कि जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो कौन कौन से, और जो एलिजिबल नहीं है उसको रिजेक्ट कर देते हैं और एलिजिबल कॉन्टेक्ट की स्क्रूटनी कर लेते हैं, उनको अलग कर लेते हैं। उसके बाद आता है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। अब क्या होता है? जो हमने डिजायर्ड कैंडिडेट थे, जो हमारे जो चाहिए थे, उनको हमने उनके रिज्यूमे अलग निकाले, उसके बाद हमने उनको बुलाया। बुलाने के बाद उनसे इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं? उनसे जनरल बात करते हैं। उस इंटरव्यू के थ्रू हमको लगता है कि ये हमारे लायक व्यक्ति नहीं है या अनक्वालिफाइड है या सुटेबल नहीं है जॉब के लिए, उसको वहां से इलिमिनेट कर देते हैं। फिर जो व्यक्ति हमको लगता है कि हाँ ये कैंडिडेट ठीक है, उनको यहां से रखते हैं। अब इसके बाद आती है प्रोसीजर सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में क्या होता है? ये रिटन भी होता है और ओरल भी होता है, ठीक है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी जो इंटरव्यू देने आया है स्टूडेंट, उसकी देखे जाती है। इसमें क्या है? 4 चीजें देखते हैं। फिर इंटेलिजेंस टेस्ट, इसमें क्या, जो फार्मासिस्ट जिसके लिए जॉब के लिए आता है उसका मेंटल अलर्टनेस देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि उसका मेंटल अलर्टनेस पता चले। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, उसकी जो कैपेसिटी है लर्निंग स्किल्स की वो कैसी है, उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। फिर ट्रेड टेस्ट, यदि कोई व्यक्ति एक्सपीरियंस्ड है तो उससे पूछा जाएगा कि भाई तुम ऑलरेडी किसी कंपनी में काम करते थे, तो जब काम करते थे तो किस तरह से काम करते थे, अपने प्रोडक्ट का नॉलेज बताइए। तो या उसका क्या हो गया? ट्रेड टेस्ट, उसने जो ट्रेड में काम किया उसको कितना आता है कितना नहीं आता है। और फिर चौथा होता है उसका पर्सनैलिटी टेस्ट। इमोशनल बैलेंस देखते हैं, मैच्योरिटी, टेम्परमेंट देखते हैं। क्या होता है, आप यदि किसी को जॉब दे रहे हैं, सेल्स का ही जॉब दे रहे हैं या फार्मासिस्ट का जॉब दे रहे हैं, और कोई व्यक्ति बिल्कुल बहुत ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति है, और क्योंकि आपका जॉब ही ऐसा है, पेशेंट का कोई व्यक्ति आया आपके पास अटेंडर और रोते हुए बोला पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है, तो आप तो किसी के यहाँ जॉब कर रहे हो ना, तो आपका इमोशनल बैलेंस होना बहुत जरूरी है। फिर दूसरी बात, आप इनफ मैच्योर हो या नहीं हो, जो फार्मासिस्ट हम अपॉइंट कर रहे हैं उसका टेम्परमेंट क्या है, क्योंकि जो अटेंडेंट होते हैं वो काफ़ी गुस्सा भी करते हैं, तो वो सब चीज़ें मैनेज भी करना आना चाहिए। फिर 5वीं कंडीशन होती है, इसके बाद ये आपको फिल्टर करते जा रहे हो। अब सपोज करो आप 5 वैकेंसी है और 500 वो आए थे, तो निकलते 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 अब कितने लोग हो गए? 5 या 10 लोग बचे हैं, जिसमें से 15 या 20, जिसमें से 5 लोगों को रखना है। अब उसमें उनका क्या देखेंगे? सिलेक्शन इंटरव्यू होगा। इसमें फेस टू फेस डायलॉग होता है, ठीक है, किसके बीच में? या तो जो एम्प्लॉयर है जो जॉब दे रहा है वो, या उसका जो रिप्रेजेंटेटिव उसके बीच में, और इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट है उसके बीच में। अब ये लगभग एंड पोजीशन आ जाती है, लेकिन इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि जो फार्मासिस्ट हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो बराबर सुटेबल है या नहीं है,
उसने अपने रिज्यूमे में जो चीजें लिखी हैं उसका क्रॉस चेकिंग सॉरी उसका एप्लीकेशन का क्रॉस चेकिंग यहां पर करते हैं, उसका टेस्ट का क्रॉस चेकिंग यहां पर होता है, ठीक है। फिर यहां पर जो कैंडिडेट होता है उसको उसकी जॉब प्रोफाइल पूरी बताई जाती है कि भाई आपका ये इस तरह का जॉब रहेगा, आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये मेन आपका सिलेक्शन इंटरव्यू होता है। यहां से सारी चीजें हो जाती है, लड़का बोलता है ओके, आपको भी जम जाता है, पैकेज नेगोशिएशन हो गया, आपने फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए उसको भेज दिया। अब फिजिकल एग्जामिनेशन क्यों जरूरी है? फिजिकल एग्जामिनेशन इसलिए जरूरी है कि उसको देखना है कि कोई बीमारी तो नहीं है, मेंटल कोई इलनेस तो नहीं है, उसको कुछ डिसेबिलिटी तो नहीं है। सपोज करो कोई पेशेंट ऐसा है कि जो बारिश में काम नहीं कर सकता है, ठंड में काम नहीं कर सकता, तो देखना पड़ेगा ना कि वो फार्मास्यूटिकल सेल्स का काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें तो बारिश में भी बाइक चलाना है, सेल्स में भी और विंटर में भी चलाना है। इसी तरह आप जब किसी हॉस्पिटल में काम करेंगे तो वहाँ एयर कंडीशन भी तो पूरे समय चलेंगे, तो वहां पर उसमें वो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो उसके फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे भाई वो किस तरह से है। उसके बाद रेफरेंस चेक, रेफरेंस चेक बहुत जरूरी है। आप भी जब इंटरव्यू देने जाएं तो ऐसे व्यक्ति का रेफरेंस देख के जाएं, जैसे कोई व्यक्ति पुराना व्यक्ति जो है जो जॉब कर चुका है वो अपने सीनियर मैनेजर का या इनका नंबर देता है, ताकि चेक किया जाए कि ये व्यक्ति वाकई में वहां जॉब करता था या नहीं करता था, और इसका बिहेवियर, इसकी एबिलिटी किस तरह की, इसका बैकग्राउंड किस तरह का, इसको चेक करने के लिए रेफरेंस चेक होता है। जो रेफरेंस नंबर वो अपने रेज्यूमे में देता है, उनसे 2 व्यक्तियों के रेफरेंस जनरली लिए जाते हैं, फिर उनको कॉल लगाकर पूछा जाता है, ठीक है। जिसने जॉब नहीं की है वो भी अपने रेफरेंस देगा कि भाई आपको जो व्यक्ति जानता हो उसके 2 नंबर दो, फिर उनसे जो वहां का एचआर रहता है वो बात करता है कि ये लड़का कैसा है, ठीक है। तो आपका जॉब डिपेंड करता है आपके जो रेफरेंस आपने दिए हैं। अब फाइनल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, फाइनल सिलेक्शन और प्लेसमेंट में क्या है, यदि आपने जब एचआर ने रेफरेंस चेक करा, वहां से ओके मिला कि नहीं लड़का बहुत अच्छा है, इसका बैकग्राउंड भी अच्छा है, जॉब भी अच्छा करता है, हम जानते हैं, तो क्या होगा, फाइनल टेस्ट होगा। उसके बाद आपको सैलरीज बताई जाएगी, अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाएगा, और जनरली कुछ कंपनियां या कुछ हॉस्पिटल 6 महीने, साल भर और 2 साल तक का प्रोबेशन पीरियड रखते हैं। इस प्रोबेशन पीरियड में देखा जाता है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। यदि आपने काम अच्छा करा, आपका काम सेटिस्फाई करता है, तो आपको परमानेंट एम्प्लॉय बोला जाता है। ये जब बोला जाता है तब आपको एक कंफर्मेशन लेटर मिलेगा, आपको कंफर्म कर दिया जाएगा, तब से आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे। तो ये एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है एक फार्मासिस्ट की। थैंक यू।